पहला बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जब अपन रिवाइज करेगा, मुझे बताओ व्हाट इज अ कंपनी, एन्यूमरेट वेरियस फीचर्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम्स में आता नहीं है, बट सिंस अगर हम लोग जब रिवाइज करेंगे क्वेश्चन बैंक से, तो वी शुड हैव ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल, राइट। तो इस बहाने क्या होगा कि अब क्वेश्चन बैंक विल एक्ट एज अ रिवीजन पैटर्न फॉर यू ऑल। अब ये क्वेश्चन बैंक देख के आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंक्रीज होगा, दिखता रहना। ठीक है, क्वेश्चन बैंक देख के बहुत इंक्रीज होगा कि चलो ठीक है, जो मैं पढ़ा मेरे को आता है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो। आप मुझे बताओ, ये क्वेश्चन सक जाओगे आप लोग, सब लोग हाथ एक बार फटाफट बताओ हमको। कंपनी का डेफिनेशन कौन सेक्शन में था? सेक्शन नंबर क्या था आपका? टू सबसेक्शन 20। ठीक है, कंपनी का डेफिनेशन था, आपको कंपनी का डेफिनेशन अब आता होगा। कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ, खत्म। ठीक है, आप मुझे बताओ क्या इसका फीचर्स आता है आप लोग को? फीचर्स पता है क्या? परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कॉमन सील, ये सब याद है क्या आप लोग को? याद है? हाँ भी बताओ मेरे को। ठीक है, हाँ तो ये भैया। वाला पार्ट है, इसमें ही आप लोग अब ये बोलोगे सर पूरा पूरा पैराग्राफ याद कर लेगा, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, इसमें सिर्फ याद देखो, मेंबर्स में डाई बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर वाला पार्ट लिख लो। सेपरेट लीगल एंटिटी में ये बोल दो कि भैया कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग है। लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स वाला पार्ट लिख दो। यहाँ पे देखो, ये देखो शेयर्स, ये देखो गारंटी, दोनों वर्ड लिखा हुआ है आपका। फिर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में आप लोग अपने हिसाब से लिख लो कि वो नेचुरल पर्सन की तरह बैंक अकाउंट खोल सकता है, प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, बट हर चीज नहीं कर सकता। एंड कॉमन सील आज का डेट में मैंडेटरी है क्या? नहीं। ठीक है, हो जाएगा टू एमडी या फिर 1 CS एंड 1 डायरेक्टर। ठीक है, आप मुझे बताओ। अच्छा, सेकंड वाला क्वेश्चन बताओ। चलो धनश्री ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2, शुरू क्वेश्चन इजी है, पहले पहले मिल जाए तो बढ़िया है। बोलो क्वेश्चन नंबर 2। भैया प्रमोटर वो होता है जो मतलब या तो हमारा सेक्शन नंबर बताओ प्रोस्पेक्टिव उसका मेरे को, नाम होता है। किसका? प्रमोटर वाला जो सेक्शन है। नहीं है सेक्शन। बोलता आपको ऐसे कैसे पता चल जाता है जो हमको याद नहीं रहता? ये भी बढ़िया, कोई और बताएगा? सेक्शन नंबर किसी को याद है? इसका कहाँ सेक्शन नंबर था? ठीक है, कुछ कुछ सेक्शन नंबर इसलिए नहीं डालना चाहिए आपको कभी कभी, क्या क्वेश्चन में देखोगे ना, अब क्वेश्चन नंबर देखोगे। ठीक है, क्वेश्चन में देख लेना 2 सबसेक्शन 69। ठीक है, अब नहीं भूलोगे, देखना। अगर मैं आपको नॉर्मली प्रमोटर वाला टाइम में बताता रहता आपको दिमाग में सेट नहीं होता। आप क्वेश्चन में देख लेना 2 सबसेक्शन 69, अब नहीं भूलोगे आप लोग। 2 सबसेक्शन 69 प्रमोटर का। ठीक है, बताओ प्रमोटर कौन कौन है, बताओ बताओ बताओ। चलो अब आंसर बताओ। जिसका जिसका नाम या तो प्रोस्पेक्टिव में होता है, ठीक है, या कोई कंपनी का जो अफेयर्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मतलब डिसीजन ले सकता है, कंट्रोल ओवर कंपनी, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स। और एक वो AID, एडवाइस एडवाइस वेरी गुड। डायरेक्टर, और एक डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन, और जो डायरेक्टर को इंस्ट्रक्शन देता में है जो देता है उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो अकाउंटेबल इन्फ्लुएंस करता होता है, है। उसको सुनता है। एक्सेप्शन था एक इसमें, प्रमोटर्स कौन नहीं हो सकता, एक्सेप्शन भी था एक। वो याद है? जो लोग प्रोफेशनली अपना अगर CA प्रोफेशनल एडवोकेट कैपेसिटी में, अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी में कोई प्रोवाइड कर रहा है सर्विस, तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रमोटर, नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर वो मियरली प्रोफेशनल कैपेसिटी में प्रोवाइड कर रहा है तो। ठीक है, देखो मार्क कर दिया आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस और एनुअल रिटर्न, कंट्रोल करता है जितने भी कंपनी में जितने भी अफेयर्स होते हैं, और जिसके एड से एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो भी मानते हैं। ये 3 चीज अगर हुआ तो एक बंदा क्या बनेगा? प्रमोटर ऑफ अ कंपनी बन जाएगा। अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेपरेट लीगल एंटिटी? स्टेट द सर्कमस्टेंस जहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर किया जाता है। ये कौन सा पार्ट पूछ रहा है आप लोग से? ये वाला पार्ट कौन सा पूछ रहा है आप लोग से? लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट बिल। लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील वाला पार्ट पूछ रहा है। ये आपको याद है क्या, लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील? बताओ मेरे को, याद है? इजी है, पता चलो हमको। प्रथा बताओ, लिफ्टिंग ऑफ द, नहीं इसको तो हर बार यही पूछता है ना। गरिमा बताओ, लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील कब कब होता है? जब हम लोग को कंपनी का ट्रू कैरेक्टर पता करना होता है, ओके, वेरी या गुड। फिर टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्सेस, ओके, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है, फिर फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज ए एजेंट, वेरी गुड। और कंपनीज फॉर्म फॉर इम्प्रॉपर कंडक्ट, फ्रॉड और टू डिफीट लॉ। ठीक है, कोई दो का, या चलो किसी दो का केस स्टडी बता दो बस। एक टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्सेस,
उसमें ढिंशॉ मैनेजी पैटिक, वेरी गुड। तो उसमें जो कंपनी था वो जेन्युइन कंपनी नहीं था, जो एसईसी था वो ह्यूज इनकम अर्न करता था बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। तो फिर वो बहुत कंपनीज खोल लिया और कंपनीज का शेयर परचेज कर लिया इन एक्सचेंज ऑफ हिज इनकम। फिर उसके बाद में वो जो उसका जो इनकम था वो उसको ट्रांसफर बैक कर दिया वो लोन के थ्रू। तो फिर पता चला जब कॉर्पोरेट डील लिफ्ट किया पता करने के लिए कि मतलब रियल इनकम का ओनर कौन है, तो पता चला कि वो सब कंपनीज जो है वो झूठ है। ठीक है, मतलब कि द कंपनी वाज मेयरली क्रिएटेड जस्ट टू अवॉइड रेवेन्यू एंड टू अवॉइड रेवेन्यू फिर टैक्सेस, अगर कभी रेवेन्यू अवॉइड करता तो लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट बिल करना पड़ता है। पता। चलेगा, हाँ। समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से? आओ, ठीक है, नेक्स्ट और एक बोलो। हाँ, एक और बताओ, चलो सॉरी, दो बोला था ना, बोलो। फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडियरीज, तो इसमें था मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। वेरी गुड। इसमें एक ट्रांसपोर्ट कंपनी को अपना व्हीकल्स के लिए लाइसेंस चाहिए था, तो फिर वो अपने नाम पे ड्यू टू सम लीगल रीजंस वो अपना नाम पे अप्लाई नहीं कर पा रहा था, तो फिर वो एक सब्सिडरी कंपनी फॉर्म किया और उसके नाम पे लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। तो फिर ये ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन को पता चल गया। तो फिर जब कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया तो पता चला कि जो पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी है वो एक कमर्शियल यूनिट है, तो फिर एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंस को रिजेक्ट कर दिया। वेरी गुड, कमर्शियल लाइसेंस है, वेरी नाइस, पढ़ा अच्छे से। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट चित्रा, आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, थोड़ा सा उसका ग्लिम्स मिलेगा आपको हल्का, केस स्टडी जैसे बना होता है ना, केस स्टडी बना बना के पूछता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ो, एक्चुअली पढ़ो सब लोग। चित्रा हमको आंसर करेगा, बाकी लोग हमको चैट में आंसर बता दो क्या होना चाहिए। चैट में मतलब पूरा आंसर नहीं देना है, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट क्या पूछा है, थीम क्या है क्वेश्चन का, बाकी लोग, ताकि बाकी लोग का भी रिविजन हो, बाकी लोग नुकसान नहीं खाए। क्वेश्चन नंबर 4, चित्रा आंसर बताओ। और चित्रा आवाज आ रहा है ना? हाँ, और बाकी लोग चैट से बताओ कि क्या कॉन्टेक्स्ट पे पूछा हुआ, हम चैट ओपन कर लिए। यहाँ पे जो गेट रिच क्विक लिमिटेड है वो पहले पूछ रहा है कि कॉर्पोरेट क्या क्या क्या? रिच क्विक लिमिटेड है। तुम्हारा आवाज ठीक से नहीं आ रहा। चैट पे आंसर नहीं आया किसी का भी। चित्रा बोलो। सर जो क्रेडिटर्स है ना गेट रिच क्विक का, हाँ, फ्रॉड किया गया, मतलब फ्रॉड किया गया ये सब, तो हम लोग पूछ रहे हैं कि कॉर्पोरेट वी का मतलब क्या है और क्या अपनी इसको लिफ्ट करके प्रमोटर्स को लायबल कर सकते हैं क्या? कॉर्पोरेट वी कॉर्पोरेट बिल को कर सकता है लिफ्ट, लिफ्ट कर कर सकता है। सकते हैं। ठीक है, इन द केस ऑफ व्हाट, अगर कोई केस स्टडी याद है आपको इसके रेफरेंस में? फोर्ट मोटर वर्क्स वाला वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो सही है, वेरी गुड। ठीक है, कंपनी को फॉर्म किया है फ्रॉड के लिए, बढ़िया। ठीक है, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। ठीक है, जो हाईलाइट किया हुआ देखो, कंपनी इन द आइज ऑफ लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, बट आपको देखना पड़ेगा कि वो कॉर्पोरेट बिल के तहत कर रहा है नहीं कर रहा। अगर पर्पस ये है कि आप टैक्सेस वगैरह अवॉइड इवेड करने के लिए या फिर कोई भी बदमाशी के कारण से अगर आपने कंपनी खोला है, तो आपको कॉर्पोरेट बिल जो है लिफ्ट करना पड़ेगा, और आपको जो है ट्रू पिक्चर, ट्रू कैरेक्टर देखना है कंपनी का। और अगर पर्पस फ्लॉड है तो डेफिनेटली जो मेंबर्स है वो लोग पर्सनली लायबल हो जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा सुनो, मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ। ठीक है, लगे हाथ। ठीक है, देखो, अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आया ना, 4 मार्क का क्वेश्चन अगर आया आपके पास पे, तब इतना स्ट्रेस मत लेना कि 4 मार्क में यही फॉर्मेट यूज करना है। अगर 5-6 मार्क का क्वेश्चन आया, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आया, उस केस में आप क्या करोगे देखो। हाँ, आप चाहे तो 4 मार्क वाला में भी लिख सकता है अगर आपको सिंक बैठाना है तो। ठीक है, देखो, कभी भी केस स्टडी का क्वेश्चन आता है ना, कभी भी केस स्टडी, ये आप चाहे तो अगर लिख भी सकता है, और नहीं तो उसका एक रख के रखो। केस स्टडी कभी भी क्वेश्चन आया तो कैसे लिखोगे, क्योंकि क्या होता है, केस स्टडी में आपको आंसर तो आएगा। ठीक है, केस स्टडी में आपको आंसर तो आएगा, बट प्रॉब्लम क्या है, आपको दिक्कत क्या आएगा पता है? एग्जाम में, जैसे हम लोग तो खैर एग्जाम के पहले भी बहुत बार आंसर्स लिखे गए, बट
इन जनरल आपको एग्जाम जब लिखते हो ना, टेस्ट वगैरह में जब लिखोगे, तब आप लोगों को आंसर ऐसा लगेगा कि आंसर तो आता है मेरे को, बट प्रॉपर्ली लिखे कैसे वो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, उस केस में अपन क्या करेगा, देखो हाँ, एक फॉर्मेट यूज कर लेगा जो आप लोग के लिए इजी हो सकता है। ठीक है, नंबर 1 जो चीज देखिए अपना पॉइंट नंबर 1 वो है फैक्ट्स ऑफ द केस। जो भी केस दिया हुआ है ना, जो भी आप जैसे अभी इस केस में ABC का कुछ दिया हुआ है, फ्रॉड करने के लिए कंपनी खोला है, उस पर्पस के लिए आपका जो है केस दिया हुआ है। तो कोई भी कारण से अगर आपका केस दिया हुआ है उसको मेंशन कर दो यहाँ पे। पूरा पूरा केस नहीं लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है, पूरा पूरा केस नहीं लिखना है, 2 लाइन में लिखना है। इन अराउंड 2 लाइंस जो है आप लोग लिख लेना। ठीक है, इन अराउंड 2 लाइंस जो है तुम ये वाला पार्ट को लिख लेना। तो अराउंड 1 से 2 लाइन में फैक्ट्स लिख लो। ठीक है, फिर नंबर B जो लिखना है वो है रेलेवेंट सेक्शंस एंड प्रोविजंस। ठीक है, देखो एग्जांपल, अगर आपको सेक्शन नंबर आता है, कोई चीज का अगर सेक्शन नंबर आपको आता है, तब तो लिखना रेलेवेंट सेक्शंस एंड प्रोविजंस। समझिए ना, पहले क्या करना, फैक्ट्स ऑफ द केस लिखो। यहाँ पे जो केस लिखा हुआ है ना, जो भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ केस, उसको आप 2 लाइन में लिख लो। तो इसमें केस में था कि मिस्टर बी जो है वो फॉर्म किया है ये फॉर द पर्पस ऑफ ये। ठीक है, फिर रेलेवेंट सेक्शन में या प्रोविजंस में आप लोग क्या लिखोगे। ठीक है, अगर सेक्शन नंबर याद है तो सेक्शन नंबर मेंशन करो। अगर लगता है कि नहीं सेक्शन नंबर था ही नहीं है, प्रोविजंस था खाली, तो प्रोविजन नहीं करो। तो इस केस में प्रोविजन किस चीज के ऊपर होगा सर, कॉर्पोरेट बिल थ्योरी के ऊपर होगा, राइट। तो अब क्या कुछ कुछ लैंग्वेज आपको याद हो जाएगा कि सर कॉर्पोरेट बिल क्या था और कब कब केसेस में लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट बिल आपको करना पड़ता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन आपको मैंने अभी करवाया उसी रेफरेंस में आपको आंसर बता रहा हूँ। तो आपको लिखना पड़ेगा कि एज पर द कॉर्पोरेट बिल थ्योरी वी सी दैट द कंपनी एंड द मेंबर्स आर 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है, बट व्हेन इन केस देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ ट्रू कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है, एजेंट वगैरह केस में वी डू द लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट बिल। बस इतना लिख के छोड़ दो, कंक्लूजन यहाँ नहीं डालना है आपको। ठीक है, कंक्लूजन यहाँ मत डालना, सिर्फ प्रोविजन लिखना है। अगर कंपनी पूछे कि कंपनी है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट यूएस इज अ कंपनी और नॉट, तुमको बताना है। तो फैक्ट्स ऑफ द केस में बोला कि माइक्रोसॉफ्ट यूएस जो है वेदर इट इज अ कंपनी और नॉट। रेलेवेंस प्रोविजंस क्या है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 इज बीन डिफाइंड दैट कंपनी इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। छोड़ दिया, उतना ही लिखना है, छोड़ दिया। फिर ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द केस। ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशन आपने को दिखा। ठीक है, कि इन द गिवन, आप कभी बताते हैं इन द अबव। अरे ऊपर क्या है, ऊपर तो कुछ दिखा ही नहीं है। ठीक है, तो आप लिखना इन द एज पर द रेलेवेंट सेक्शंस एंड प्रोविजंस, ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर द कंपनीज एक्ट 2013। इस तरीके से आप लोग लिखना। ठीक है, हम लोग देखा, या फिर डायरेक्टली आप लोग चाहो, अगर आपने यहाँ पे प्रॉपर्ली अगर प्रोविजन लिख दिया, तब आपने ट्रम्प कार्ड डाल दिया यहाँ पे, क्यों बोलो, प्रोविजन आपने यहाँ मेंशन कर दिया। तो अब डायरेक्टली आप लोग क्या लिख सकते होता है ऑब्जर्वेशन ऑफ द केस में। ठीक है, इन द फॉलोइंग केस वी ऑब्जर्व दैट, क्या कंपनी का नाम क्या था आपका, कंपनी का नाम क्या था इस केस में, क्या था, रिच क्विक लिमिटेड। ठीक है, गेट रिच क्विक लिमिटेड जो भी है, गेट रिच क्विक लिमिटेड जो है वो फॉर्म किया है फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, हेंस, ठीक है, सच एन एक्टिविटी, ठीक है, इन सच एन एक्टिविटी कॉर्पोरेट विल हैव टू बी लिफ्टेड। एंड नंबर 4 लास्ट पॉइंट इज कंक्लूजन। ठीक है, 4 मार्क का क्वेश्चन अगर आपका आया, ठीक है, 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क और 1 मार्क, 6 मार्क का आया 1 1 2 1। ठीक है, और मतलब मोटा मोटी एडजस्ट हो जाता है यहाँ पे, रेलेवेंट प्रोविजन में 1.5 दे देगा, सब रहता है। ठीक है, तो फैक्ट्स ऑफ द केस में कभी कभी हाफ मार्क्स भी देता है आपको ये लोग। ठीक है, हाफ मार्क ऐसे देता है आपको, हाफ मार्क 1 मार्क 1.5 इस टाइप पे भी देता है आपको। ठीक है, डिपेंड करता है कैसे आपका मार्किंग रहता है। बट आप लोग अगर इस तरीके से लिखे, कंक्लूजन में ये लिखा एक लाइन में, कंक्लूजन ऑलवेज इन 1 लाइन। देखो सुनो, देख के आपको बहुत भावुकता लगेगा कि और लिख देता है, अरे हमको आंसर आता है, लिखो जो आता है बड़े से लिख के आओ, उसको बता के आओ कि मेरे को एग्जाम में आंसर आता है। मेरे को ये आप लोगों का स्ट्रेस नहीं रहेगा एग्जाम के पहले, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये स्ट्रेस नहीं कि आप लोगों को आता है या नहीं आता है। मेरे को स्ट्रेस 2 चीज का रहेगा। नंबर 1, आप लोग पेपर कंप्लीट कर पाते हो नहीं कर पाते हो, बहुत जरूरी चीज है, पेपर कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। मेरे को ये नहीं सुनना है कि ओहो भैया मार्क्स छूट गया, आंसर तो आता था बढ़िया से, पेपर छूट गया, नहीं। वी हैव टू गो एज पर द टाइम। ठीक है, मैं आपको एकदम स्ट्रेट अवे लॉजिक बताता हूँ। देखो 100 मार्क का पेपर है आपका, 100 मार्क का पेपर 180 मिनट आपके पास में। शुरू का 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपको पता होगा या नहीं होगा, शुरू का 15 मिनट इज गिवन एज रीडिंग टाइम, पेपर को देखने के लिए। वो 15 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो 15 मिनट डिसाइड करता है कि आप पेपर कैसा करोगे। 15 मिनट में डिसाइड कर लो कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, मेरे को BCR पहले करना है या लॉ पहले करना है, लॉ करना है तो कौन सा क्वेश्चन करना है। वो 15 मिनट्स इज द डिफाइनिंग मोमेंट फॉर योर टाइम। 15 मिनट को बहुत वाइजली डिसाइड करना, जब हम लोग टेस्ट लेंगे तब भी वो 15 मिनट आपको हम देगा, डिसाइड करना, मेंटली फ्रेम करना। ठीक है, और डरना नहीं है कि एक क्वेश्चन देखा अरे नहीं आता है, कोई स्ट्रेस नहीं, दूसरा क्वेश्चन आता है ना, क्या दिक्कत है। और देखो
जैसे इस पे एनसीईआरटी और सीबीएसई में जैसे होता है ना कि आपको एकदम ऑर्डर में लिखना पड़ता है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसे लिखो प्रॉपर्ली, तब अच्छा रहता है। सीए में ऐसा कुछ नहीं है, सीए में ऐसा कुछ नहीं, आपको जो क्वेश्चन शुरू करना आप क्वेश्चन शुरू करो। बगैर जैसे देखो क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, उसके कई सारे सब पार्ट्स होते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का 1 2 इस तरह से रहता है। आप 5 के सारे पार्ट्स को एक साथ लिखो, ऐसा नहीं कि 5 का 1 एक जगह लिखा, 5 का 2 दूसरा जगह। 5 आपको शुरू में लिखना है, फर्स्ट आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखो, कोई मार्क्स नहीं कटता है, ठीक है। प्रोफेशनल एग्जाम है, सब फालतू चीजों की वजह से मार्क्स नहीं कटता, बट आप सारे पार्ट्स को एक साथ लिखो। देखो आपको जो मैं बोल रहा हूँ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम देने से पहले आपको एग्जाम के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को एक जगह लिखो, मतलब 5 लिख रहे तो 1 2 3 4 एक ही जगह होना चाहिए आपका। सर 3 आता नहीं है, जगह छोड़ दो, जगह कैसे छोड़ेगा, सुनो, कभी भी कोई भी आंसर आप लिख रहे हो, सिर्फ एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, उसका नंबर 1 आपने लिखा, आपने कुछ कुछ लिखा, यहाँ पे खत्म हो गया, थोड़ा सा पेज यहाँ पे 4 तो 3-4 लाइन बचा हुआ है आंसर लिखने के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का 2 मत लिखना, कभी मत लिखना, हमेशा नेक्स्ट पेज, 1 आंसर इन 1 पेज, एक्सेप्ट 1 मार्क का क्वेश्चन, ऑब्वियसली 1 मार्क का क्वेश्चन कैसे एक पेज में लिखोगे ना, फिर तो पेपर ही खत्म हो जाएगा आपका। उसके अलावा जितना भी क्वेश्चन आता है सब एक आंसर एक पेज में रहेगा, मतलब सर 6 मार्क पे तो 2 पेज चला जाएगा, अरे तो मतलब 2 पेज, मतलब पूरा पेज को कंप्लीट करना है, नीचे में चिंदीबाजी मत करना, नीचे में 2-3 लाइन बचा हुआ वहीं पे क्वेश्चन में हटा दिया। कभी-कभी जो चेकर है ना वो ध्यान नहीं देता है, वो आंसर देखेगा ही नहीं, भूल जाएगा, तो उस पे उसका गलती नहीं है, आपका लॉस है, समझ में आया आपको, ठीक है, उस पे आपका लॉस है, इस पे तेरा घाटा, उसका कुछ नहीं आता, अपना सब कुछ जाता है भाई, ठीक है। तो मेक श्योर दैट एवरी आंसर दैट यू राइट, एवरी न्यू आंसर दैट यू राइट इन अ डिफरेंट पेज, ठीक है, एवरी टाइम, ये प्लीज गलती मत करना। नंबर 2, ठीक है, 15 मिनट का वैल्यू आपको मैंने बता दिया। केस स्टडीज कैसे लिखोगे ये आप लोग फॉर्मेट लिख लो, ठीक है, कोशिश करो कि इसी फॉर्मेट में आंसर लिखने का। अब जब मैं आपको क्वेश्चन बैंक भी देगा उसमें भी ट्राई करो कि इसी फॉर्मेट में आंसर, क्योंकि अगर आपने इस पे 10 आंसर ऐसे लिख लिया ना, आप लोग बोलोगे बहुत अच्छा, ऑटोमेशन हो जाएगा हाथ का, हाथ से आपको सोचने की दरकार ही नहीं है कि मेरे को क्या लिखना है, आपको ऑटोमेशन हो जाएगा हाथ में कि हाँ चलो पहले फैक्ट्स बता रहा, फिर रेलेवेंट केसेस बता, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर कंक्लूजन, खत्म, ठीक है ना। आपका तो मतलब होता ना वो पॉइंटर्स आपके हाथ में, बेसिस आपके हाथ में, आपको बस आंसर शूट करना है बस अपना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, 100 मार्क का पेपर है, ठीक है, इस सीए ऐसा पहला दुनिया का एग्जाम होगा आपका जिस पे आपका पेपर छूट सकता है, ठीक है, छूट सकता है अगर आप प्लान नहीं गए तो। अगर आप सोचे कि मैं इधर से पूछूंगा उधर से पूछूंगा, आपका चांसेस है कि आपका पेपर छूट जाएगा, मैं डरा नहीं रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर लेंदी आता है, ठीक है। 100 मार्क का पेपर है, ठीक है, थोड़ा सा सेवा लोगों को थोड़ा आराम होगा इसमें क्योंकि दे हैव अ स्पीड ऑफ राइटिंग, ठीक है, फर्स्ट टाइम आई बिलीव। तो 100 मार्क का पेपर है, 180 मिनट है, मतलब हर आंसर कितना मिनट का हो गया, एक मार्क का कितना मिल रहा है, एक मार्क के लिए कितना मिल रहा है आपको, एक मार्क के लिए कितना मिल रहा है, बताओ बताओ, एक मार्क के लिए कितना मिल रहा है, 100 मार्क का पेपर है, 180 मिनट है, एक मार्क के लिए कितना मिल रहा है टाइम, मैथ इतना खराब है तुम लोग का, हाँ कितना मिल रहा है, अजीब बैच है, अप्रॉक्स 2 मिनट 1.8 मिनट्स ना, अप्रोक्स क्या बता रहा तुमको, डायरेक्टली दिख ही रहा है, एक जन तो आंसर तो बताया कम से कम। 1.8 मिनट्स मतलब 4 मार्क का क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिलेगा आपको, 4 मार्क 6 मार्क के लिए मेनली क्वेश्चन होता है, तो 1.8 इंटू 4 एंड 1.8 इंटू 6, ऐसे शॉक होके मत देखो, ये सब होता है कैलकुलेशन, कितना होगा बताओ, 1.8 इंटू 4, कैलकुलेटर यूज कर लो चाहे, 7.2 कितना 7.2 7.2 7.2, ठीक है, अराउंड 7 मिनट पकड़ लो आप, और इधर में 10.8 10.8, चलो इधर में आप 10.5 मिनट पकड़ लो, मतलब आप सीधा सीधी देख लो, आप अगर 4 मार्क का आंसर लिख रहे हो, अभी भी लिख रहे हो अगर हाथ से, ठीक है, अगर आप 7 मिनट से ज्यादा लगा रहे हो, बिकॉज आप पूरा का पूरा आप इतना पॉइंट पॉइंट क्यों काट रहे हो, बिकॉज लास्ट में रिवाइज भी तो करेगा, पूरा पेपर लिखते जाएगा क्या, खाली रिवाइज नहीं करना, अंडरलाइन कुछ नहीं करना, तो ये सब करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो कोशिश करो कि 7 मिनट और 10 मिनट के अंदर, ठीक है, आई नॉट इवन टेल 10.5, आई टेल 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट के अंदर आपको 6 मार्क का क्वेश्चन खत्म करना है, और 7 मिनट के अंदर आपको 4 मार्क का क्वेश्चन खत्म करना है। घड़ी देखो, ये घड़ी देखो और लिखना स्टार्ट करना,
कि मेरे को 7 पे से ज्यादा टाइम लग रहा है, क्या लग रहा है तो मॉडिफाई करना है। और एग्जाम में भावुक करना हो, जैसे हम जब पेपर लिख रहा था तो हम तो कंटिन्यूसली घड़ी दिखता रहता था, ठीक है, तो ऐसा होता था कि 7 मिनट पार हो गया और हम एक आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि मेरे को आंसर बहुत अच्छे से आता है, हम लिखे जा रहे हैं उसको, हमको एक बार के लिए रुकना पड़ता था, थोड़ा जगह छोड़ दिया फिर लिखा, ये सोच के कि अगर हमको टाइम मिल गया, दूसरा कोई क्वेश्चन में कवर अप कर लिया तो वापस आके आंसर लिख देगा, ठीक है। और नहीं तो वापस से देखो, अपने पास इतना स्किल तो है कि 15 सेकंड में कंक्लूजन लिख सकते हैं अपन, उसमें कंक्लूजन लिख के निकाल देगा, छोड़ो देखा जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपका यहाँ पे कितना आधा मार्क्स भी जाने का चांसेस है, और अगर कोई क्वेश्चन छोड़ दे तो 4 से 6 मार्क्स चला जाएगा आपका। इट विल बी वेरी स्मार्ट, ठीक है, आपको भावुक कम होना है, इमोशनल कम होना है, एंड गो विद स्ट्रैटेजी, ठीक है, इट्स अ वॉर, ठीक है, यू कैन नॉट बी लाइक कि मैं आगे दम जाऊंगा, खुले मैदान में जाऊंगा गोली मार दूंगा, ऐसा नहीं होता, सर स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि हर कोई इसलिए पास नहीं होता बिकॉज दे डोंट हैव अ स्ट्रैटेजी इन देयर हेड, यू हैव टू कीप अ स्ट्रैटेजी, ठीक है। केस स्टडी इज द मोस्ट इरिटेटिंग थिंग, जो कि सबको लगता है कैसे लिखे हम, आपके पास सोल्यूशन है इसका, ठीक है, यू हैव अ फॉर्मेट, टाइमिंग का फॉर्मेट आपको रखना है, पेज हर पेज में आप एक अलग आंसर आएगा, तो कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज है, जैसे आज मैंने हल्का सा बताया, और आपको आगे बताऊंगा, जैसे जैसे चैप्टर आपका पॉलिश होगा वैसे वैसे और बताऊंगा। अगर किसी को लिखना है तो ये वाला पार्ट लिख लो प्लीज, ठीक है, और लिख लिया तो आगे बढ़ता है अपन, लिख लेला हेडिंग लिख लेला, हाउ टू राइट अ केस स्टडी। प्लीज बता देना जब हो जाएगा। कंपनीज एक्ट में मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आई होप कि जो एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट मैं कर रहा हूँ इस चैप्टर के लिए, ये आप लोग के लिए बेनिफिशियल एक्चुअली में हो रहा है। और जो एक थोड़ा सा मेरे को टेंशन रहता है ना कि आपने घर पे पढ़ा या नहीं पढ़ा, हर बार एक स्ट्रेस रहता है। लकीली जो स्टूडेंट्स हुआ देयर दे स्टडी प्रॉपर्ली, तो इतना इश्यूज नहीं होता है, बट हर बार डर रहता है कि पढ़ते या नहीं पढ़ते। इस बार मैंने सोचा कि यहीं पे खत्म कराना है आप लोग को। हो गया भैया। हो गया, खत्म हो गया सबका, चलो ठीक है। किसी का नहीं हुआ तो फटाफट चैट करो, नहीं तो फिर चेंज करता हूँ मैं, ठीक है। आओ तुषार बताओ, नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5, तो इजी क्वेश्चन मिल गया, किस्मत अच्छा लड़का का। बोलो क्वेश्चन तुषार, मैं क्वेश्चन क्या चीज। मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी। हाँ पढ़ लो, बाकी लोग चैट में। बहुत इजी क्वेश्चन, आप लोग बहुत टाइम लगा रहा है। नहीं, एन तो करना ही पड़ेगा। कंपनी मतलब कोई नहीं, मतलब एन नहीं होगा उसका जो मतलब जो जिसका नाम लिखा होगा नॉमिनी उसको मिलेगा। परपेचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट है, वेरी गुड, धनश्री सिमरन हर्ष, ठीक है। हाँ। और एक वर्ड और सिखाया था साथ में, जहां परपेचुअल सक्सेशन होता है, परपेचुअल सक्सेशन होगा क्यों कंपनी में, एक वर्ड पढ़ाया था आप लोग को, याद करो, बताओ कौन बताएगा, तुषार को याद है, एक साथ में वर्ड एक पढ़ाया था आप मिनट, लोग को, क्या ट्रांसमिशन। क्या। वेरी गुड, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, थैंक यू, वेरी गुड, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ये देखो परपेचुअल सक्सेशन मैंने लिख दिया यहाँ पे, और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, इससे आपका आंसर जो है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़े, बताओ सब लोग क्लियर एकदम इस क्वेश्चन से, ठीक है। हाँ भैया। आओ नेक्स्ट, हर्ष बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ए हर्ष को भी पानी क्वेश्चन मिला, चलो कोई बात नहीं, चलो हर्ष, बाकी लोग चैट में, आपको थोड़ा स्पीड आना चाहिए आंसर में है आप लोग का, ये आपको फुल टॉस मिला है। किसी को स्क्रीन में दिक्कत हो रहा है समझने में दिखने में तो बताना हमको, हाँ। हाँ, भैया इसमें तो डिसरिगार्डेड होना चाहिए, मतलब क्यों कॉर्पोरेट व्हील उठाएगा। क्यों क्यों क्यों, केस बताओ और क्या होता है। इसमें सब्सिडरी को एक एज अ एजेंट बना नहीं। गलत,
गरिमा करेक्ट, सिमरन करेक्ट। बताओ बताओ हर्ष सोचो। एजेंट वर्ड मत देखो बाबू। दिनशॉ मैनेजी पेटिट वाला। हाँ, दिनशॉ मैनेजी पेटिट में क्या था? टू अवॉइड रेवेन्यू और टैक्सेस। वेरी गुड चित्रा, है ना? वर्ड देख लिया यहाँ पे एजेंट और बोल दिया एजेंट वाला। ध्यान 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 देने का, ठीक है? ओके देखो ये रहा दिनशॉ सर, रे सर दिनशॉ मैनेजी पेटिट, ठीक है? रे मतलब रेस्पेक्टेड। अरे नहीं नहीं, ऐसी नाम है, ठीक है? अरे अपने बोलते हैं रे, वो वाला रे नहीं है, वो रे नहीं है, ऐसे मत बोलो, छोड़ो, गलत हो जाएगा फालतू का। ये देखो, where a company is incorporated and formed by certain persons only for the purpose of evading taxes, the court has the discretion to disregard the corporate entity and tax the income in the hands of the appropriate SSC. पूरा चीज आप लोग याद करो, नहीं करो, अगर आपने ये वाला लाइंस लिख दिया फुल मार्क्स मिलचे, क्योंकि बाकी तो आप लोग बना ही लोगे, सिर्फ इतना सा पार्ट ही तो लिखना है, क्योंकि केस स्टडी आपको याद है, हल्का हल्का केस के बारे में भी पता है आपको, ये पार्ट लिख दिया फुल, ठीक है? भैया इतना बड़ा बड़ा आंसर लाना पड़ेगा? ना ना ना, ये आप लोगों को मैंने पूरा दे दिया, उसमें से जो मैंने आपको मेन हाईलाइट किया ना उसमें करने का, और बुक जब मिलेगा मेरे पे बैठ के पढ़ने का, एक एक दिन को अच्छे से बैठ के पढ़ाऊंगा मैं कैसे पढ़ना है आपको, ठीक है? जैसे मैंने इसमें मार्क कर देना, ये बोल्ड वाला पार्ट ये एग्जाम में आ जाना चाहिए, बाकी पार्ट तो क्या एक्सप्लेनेशन है। जैसे देखो उसमें सैलोमन वैसे सैलोमन का भी रेफरेंस दे दिया, ठीक है? ये सब देखो, इग्नोर कब करता है कॉर्पोरेट एंटिटी को, ये सब आपको पता है, ये सब पूरा एग्जैक्ट वर्ड नहीं चाहिए आपको, ये क्या बताना है कि जब ऐसा कभी होता है तो आपको ये लिखना है, वेयर अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एंड फॉर्म्ड बाय सर्टेन पर्संस ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इवेडिंग टैक्सेस और टू अवॉइड रेवेन्यू, the court has a discretion to disregard the corporate will, या फिर तुम ऐसा बताओ court has an option to lift the corporate will। ये आप जो वर्ड्स है, मीनिंग अगर सेम है, मीनिंग अगर सेम है, वर्ड्स को इधर उधर शफल करो कोई दिक्कत है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, आप अपने वर्ड्स में लिखो कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स मिलता है, बट मीनिंग सेम रहना चाहिए। अगर आप यहाँ लिखोगे डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट एंटिटी और वहां लिखे लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल, क्योंकि आप लोग हमेशा पढ़ रहे हो लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल, तो उस केस में इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब फिर देखो ये कंक्लूजन वाला पार्ट है कि भाई फैक्ट्स क्या, देखो कैसे, देखो आंसर मैंने क्या लिखा पीछे में आपको हेडिंग प्रॉपर्ली दे के वैसे लिखा दिया, इसे देखो क्या है, यहाँ फैक्ट्स बता दिया, यहाँ पे प्रोविजन बता दिया, यहाँ पे करंट केस स्टडी बता दिया, यहाँ पे आपको कंक्लूजन दे दिया, और यहाँ पे देखो खाली ऊपर क्या कर दिया, रेलेवेंट केस स्टडी वाला पार्ट को यहाँ पे रख दिया, ये वाला, ठीक है? अच्छा केस स्टडी को कैसे रेफर करोगे आप लोग? हाँ, जब आप लोग ऑब्जर्वेशंस इन द फॉलोइंग केस लिखोगे ना, ऑब्जर्वेशंस ऑफ द केस करंट केस, तो आप लोग ये लिखना कि एज रेफर्ड टू, या फिर रेफरिंग टू अ प्रीवियस लैंडमार्क जजमेंट, ठीक है? क्योंकि सर पुराना कोई केस अगर आपको पढ़ा रहा है तो मस्ती होगा ना, आपको नहीं पता हाई कोर्ट का है सुप्रीम कोर्ट का केस है, आपको नहीं पता, ठीक है? तो लिखना रेफरिंग टू और इन रेफरेंस टू, ठीक है? कैसे लिखना है? इन, ठीक है, रेफरिंग टू या फिर इन रेफरेंस टू या कीपिंग इन रेफरेंस टू, ठीक है? अ लैंडमार्क केस इन द लैंडमार्क केस ऑफ, ठीक है, रे सर दिनशॉ मैथमेटिक, ऐसे के लिख दिया आप लोग, उसके बाद लिख लेना क्या हुआ था, बस अपना लैंग्वेज, ठीक है? इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं आंसर को, ठीक है? धीरे धीरे पढ़ो, बताऊंगा। फिर बताओ प्रथा जी, बताओ प्रथा जी, ओ प्रथा जी, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 7 पता है आंसर? हाँ, एक ठीक है, मिनट क्वेश्चन। अच्छा पढ़ लो कॉन्फिडेंस अच्छा, पहले हाँ बोला उसके बाद क्वेश्चन पढ़ रहा, आई लाइक इट। अच्छा उसके पास तो बुक भी है मैडम के पास पे, मैडम बुक लेके गया है या नहीं लेके गया? हाँ, इतना मेहनत से लाया, बुक तो वही लेके जाएगा। खून पसीना एक करके लेके आया। हाँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक कंपनी के अंदर में रजिस्टर हो सकता है? एक कंपनी में रजिस्टर हो सकता है, कंपनीज एक्ट के रजिस्टर हो सकता है ना? हाँ। वो क्राइटेरिया था प्रमोटिंग वाला 3 पॉइंट्स था, फिर प्रोसीजर आपका दिया हुआ है कि आप अप्लाई करो रजिस्ट्रार को, आप विदाउट एडिंग द वर्ड लिमिटेड वगैरह जो है यूज कर सकते हैं, आपके प्रिविलेजेस जो है सारा कुछ करना चाहिए, बट अगर लगा कि अगर आप कंपनी खोले हो एंड आपने अपने पर्पस को फुलफिल नहीं किया है, देन इन दैट केस लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट विल कर देगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 बता दो, चलो तुम ही बताओ, प्रथा ही बताओ क्वेश्चन नंबर 8, बाकी लोग चैट्स में जो क्वेश्चंस अभी आप लोग करा रहे एग्जाम में भी आया था। क्वेश्चन नंबर
8 बाकी लोग चैट्स पे प्लीज। अच्छा आया चैट आया, देखो चैट आया। अच्छा मेरे को भी आंसर पता नहीं है अभी तक, देखता कंट्रीब्यूट करता। तुम कौन सा आंसर बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 या कौन सा बता रहा तुम? इसके पहले वाला था। हाय सर वो तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 बताओ रे बबुआ। सर ये होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का वो है या नहीं है ये बताओ मेरे को। हाँ होल्डिंग का सब्सिडरी का है, केस स्टडी वो सेक्शन नंबर बताओ, सब्सिडरी कंपनी का सेक्शन नंबर क्या है? 287। वेरी गुड, 2 सबसेक्शन 87, वेरी गुड। अब बताओ मेरे को होल्डिंग कंपनी है या नहीं है? बाकी लोग तुषार लोग को आंसर करो मत, पढ़ाई तो हो नहीं रहा तुम लोग, हम समझ गया बेशरम लोग। नहीं है, अच्छा देखता है, कॉन्फ्लिक्टिंग आंसर्स आया तो मजा आएगा। होल्डिंग कंपनी तो है। होल्डिंग कंपनी है, एक जन बोला नहीं है, दूसरा बोलता है, मजा, टू मच फन। चलो बाकी लोग के लिए भी वेट करता है, फिर देखता है आंसर क्या है। बाकी लोग प्लीज बताइए, अगर थोड़ा कॉपी किताब निकाल के बना लीजिए कौन सा किसको अक्वायर करते हैं, तब इजी हो जाएगा आपके लिए। चित्रा ना तो ना क्यों, प्रथा हाँ तो हाँ क्यों। देखो चंद आया, चंद नजर आया, आया आया आया, चंद आया तो शर्म। ट्रांसफर कंपनी होल्डिंग कंपनी है, ओके ओके। TRS कंपनी, TSR कंपनी बोल रहा हो ना तुम शायद? हाँ भैया टी है सर। Okay, cost less than 50% share capital. Oh my God, यहाँ पे मेरे पास कॉन्फ्लिक्टिंग आंसर आ रहा है, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। प्रथा बताएगा आंसर क्या आगे बढ़े? हाँ सर वो होल्डिंग कंपनी है क्योंकि वो हाफ ऑफ द शेयर्स तो वो होल्ड कर। ठीक है चलो आओ देखता है, चलो देखता है क्या है क्या नहीं है आंसर। पहले तो देखो कैसे आंसर लिखा है लोग, पहले बता दें कि भैया 2 सबसेक्शन 87 में होल्डिंग कंपनी होता क्या है। होल्डिंग कंपनी सॉरी सब्सिडरी कंपनी होता क्या है? तो सब्सिडरी कंपनी वो होता है जिसमें होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करता है कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, या फिर और लिखा है दोनों में, दोनों की मतलब की दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया तो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी बन जाएगा। तो पहला है कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और exercises the control more than exercises or controls more than one half or total voting power either in its own together with some other companies। ठीक है भैया, होल्डिंग कंपनी वाला पार्ट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है सब कुछ बता दिया यहाँ पे। ये देखते हैं, इन दिस केस XYZ प्राइवेट लिमिटेड ₹30 lakhs and BCL प्राइवेट लिमिटेड 15 लाख together hold a majority of the equity shares and thus majority voting power in AVS private limited, that is 80 lakhs, and both these companies are a subsidiary of TSR private limited. Thus TSR private limited has a majority stake in AVS private limited through its subsidiaries, hence TSR private limited will be treated as a holding company। Very good, मतलब कि बात तो इतना समझ में आया कि प्रथा और हर्ष बिल्कुल करेक्ट है। चित्रू रॉन्ग हो गया आपका, तो समझ में आया या एक्सप्लेन करे बताओ? भैया एक्सप्लेन। ओके चलो देखते हैं। क्यूमुलेटिव वाला को क्यों नहीं लिया? क्यूमुलेटिव क्यों लिया? कन्वर्टेबल लेता है, कन्वर्टेबल, क्यूमुलेटिव नहीं लेता है। पढ़ो देखो किताब देखो नोट्स देखो, समझ में आया? और अगर कन्वर्टेबल होगा तब उसमें तब ऐड कर लेता, तब ऐड करता। क्यूमुलेटिव लिखा देखो, इसलिए ध्यान है ना लॉ को। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स फ्यूचर में जाके इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यूमुलेटेड मतलब कि जो उसका डिविडेंड पोर्शन है वो क्यूमुलेटेड किया हुआ है इसमें। ठीक है चलो आओ देखते हैं, यहाँ पे एनोटेट कर देता। हाँ, पेड अप शेयर कैपिटल एवीएस लिमिटेड का है 1 करोड़, कंसिस्टिंग ऑफ 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10। ठीक है 8 लाख इक्विटी शेयर्स है आपका इंटू ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप 80 लाख और 2 लाख इक्विटी शेयर्स, मतलब कि 8 लाख इक्विटी शेयर्स है आपका
और 2 लाख क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, हम लोग को उससे मतलब नहीं है। XYZ प्राइवेट लिमिटेड एंड BCL प्राइवेट लिमिटेड आर होल्डिंग 3 लाख इक्विटी शेयर्स एंड 1,50,000 इक्विटी शेयर्स इन AVS प्राइवेट लिमिटेड। AVS का टोटल शेयर्स है 8 लाख, एक बार मान लेता अपन 8 लाख, ठीक है, इसको हटा देता इंटू रुपीज से, क्योंकि सबका वैल्यू सेम है। इक्विटी शेयर्स कितना का है आपका? 8 लाख का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ आपका कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड एंड BCL, ठीक है, XYZ कितना होल्ड करता है? 3 लाख शेयर्स और BCL होल्ड करता है 1.5 लाख शेयर्स इन AVS, ठीक है। देखो ध्यान दो, बिफोर वी मूव फर्दर, देखो टोटल शेयर्स कितना है इसके पास में? 8 लाख। इनके पास कितना है? कितना होल्ड कर रहा है? 4.5। इज इट मोर देन 50%? इज इट मोर देन 1/2? यस मोर देन 1/2। तो अगर कोई इसको, ये लोग दोनों कंपनी को होल्ड कर रहा होगा तब तो वो होल्डिंग कंपनी बन जाएगा, ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। देखते हैं, चलो नेक्स्ट। ये हो गया XYZ प्राइवेट लिमिटेड एंड BCL लिमिटेड। लिख दिया लोग, दिख दिया, देखो क्या लिखा? आर सब्सिडरीज ऑफ TSR प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि TSR बोल के कंपनी है, TSR प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और ये दोनों कंपनी जो है उसकी सब्सिडरी है। अगर मुझे बताओ ये AVS का होल्डिंग कंपनी हो गया, ये दोनों मिलकर अगर AVS का होल्डिंग कंपनी हो गया और ये दोनों कंपनी अगर TSR का सब्सिडरी कंपनी है, तो ऑटोमेटिकली AVS क्या बन गया? TSR का। ऑटोमेटिकली AVS क्या बन गया? TSR का। क्या बन गया? होल्डिंग कंपनी। ठीक है, AVS जो है उसका बन गया सब्सिडरी कंपनी। कहां से होल्डिंग कंपनी? होल्डिंग कंपनी तो TSR बनेगा, TSR होगा होल्डिंग, AVS होगा सब्सिडरी। देखो क्योंकि बोला है कि TSR अगर सब्सिडरीज रख के रखा है और वो सब्सिडरीज आइदर सिंगली, मतलब अकेला या फिर दुकेला ना, यहाँ पे इस केस में, ठीक है, अगर 2 जन 3 जन मिलकर भी अगर दूसरे कंपनी में मोर देन 1/2 होल्ड करता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? जो पुराना वाला कंपनी था वो बन जाएगा होल्डिंग कंपनी और ये वाला जो कंपनी जिसमें होल्ड करता है उसके सब्सिडरीज वो बन जाएंगे सब्सिडरी कंपनी। समझ में आया? डाउट है तो बताओ, जल्दी बताओ, डाउट है? बोलो ना, क्लियर है एकदम? बाकी लोग, सब लोग क्लियर है ये वाला पार्ट या डाउट है? बताओ अभी भी। हाँ भैया। क्लियर है भैया। ओके नेक्स्ट चलते हैं, मिलेगा ऐसा क्वेश्चन और भी। PFI ये तो आपको इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को स्किप करते हैं। डिफाइन प्राइवेट कंपनी, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रिविलेजेस एंड एक्सेप्शंस, ठीक है, नासी और क्या? नासी और RLP RLP, ठीक है, नासी और RLP देखो याद करो आप लोग, और नासी आ गया इसमें, ठीक है। Which documents are required to be filed with the registrar at the time of registration? 7 डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन नंबर क्या था? सेक्शन नंबर क्या था? वेरी गुड, सेक्शन नंबर 7 और 7 डॉक्यूमेंट्स along with sectoral requirements वाला पार्ट, ठीक है। ओके, पर्टिकुलर्स, डिक्लेरेशन का पार्ट आपको आता है, आपको ब्लड स्ट्रीम में घुस गया होगा अभी तक तो मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर कोई आपको कब मिलता है? कोई जब सारा डॉक्यूमेंट्स, जो सातों डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है सेक्शन 7 में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आप जमा कर देते हैं एक्चुअल along with the sectoral requirements अगर कुछ है उनको आप जमा कर देते हो, तो उसके बाद में रजिस्ट्रार आपको क्या देता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आपको क्या देता है? कोई मिल गया होता है आपका, ठीक है, कोई मिल जाएगा आपको। और साथ में आपको एक और देता है, क्या देता है? सिन, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आपको देता है। तो ये वाला पार्ट तो इजी हो गया, डायरेक्ट करेक्ट क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का अफेक्ट होने से क्या होता है मेरे को बता देना, ठीक है। डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी हो जाता है, परपेचुअल सक्सेशन, फालतू क्वेश्चन, ठीक है, जस्ट रीड वाला। स्मॉल कंपनी पता है क्या? स्मॉल कंपनी पता हाँ है? भैया। ठीक है, 2 सबसेक्शन 85 हमसे कितने में बनेगा? 2 सबसेक्शन 85 50 लाख 2 करोड़ चलेगा? 2 सबसेक्शन 85 50 लाख 2 करोड़ चलेगा? आगे बढ़े। हाँ भैया। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स वाला पॉइंट है, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस है, थोड़ा केस स्टडी वाला क्वेश्चंस देखते हैं। यस आओ क्वेश्चन, भाई कहाँ चला गया? अरे भैया सुनो ना, सुनाओ ना। एक बार यूनिट 4 का रिवीजन कराना ना। ओके
आओ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देगा शिवम, बाकी लोग चैट्स में। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देगा शिवम, बाकी लोग चैट्स में। भैया क्वेश्चन ही नहीं समझा मैं। क्वेश्चन नहीं समझा तुम यार, क्या बात कर रहे हो तुम यार, दो बार वापस पढ़ो। It decides नहीं होगा, डिसाइड होगा whether the said distribution of money was ultra vires। ओ अच्छा, रुको 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 रुको, इसमें कुछ क्वेश्चन था क्या साथ में? रुको रुको, इसे हम देख लेते, रुको। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन ठीक है, हम देख लेते बच्चों के क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। भैया इसमें ये वाला कैसे यूज होगा क्या, एवरी वाला? कौन सा? ये आयरन वर्सेस रिची वाला। चैट में मैसेज करो, तुमको समझ ही नहीं आ रहा। बाकी लोग का चैट में आंसर क्यों नहीं आया अभी तक भाई? चित्रा को बोलना पड़ता है। कर दिया था। हाँ अभी अभी किया है। बाकी लोग क्या एक चित्रा ही आंसर बताएगा क्या खाली? बाकी लोग कहाँ है आज? मुस्कान लोग का आंसर नहीं आया, क्या बात है? मैसेज कर तो रहा, आप सीन नहीं कर रहा। कहाँ कर रहा तुम? अच्छा व्हाट्सएप में कर रहा है। हाँ ओ मारो फोन, मारो पास फोन ही ना बाहर, इसलिए। श्योर है एसबेरी वाला केस है। अच्छा अगर अरे डरो मत मुस्कान, सही बोल रहा तुम। हमको आंसर तो थोड़ा बहुत मिला है अभी, ये मल्टीपल जगह में देखना पड़ रहा है। यस शिवम, यस शिवम, वेरी गुड। देखो सर, इसमें हर्ष बोला अभी कि सर अगर एमओए में लिखा हुआ होगा तब तो अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। सर एक चीज आप क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एक्स क्या है? एक्स क्या है? एक एक्स क्या है? एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का काम क्या हो? केमिकल मैन्युफैक्चर करना, ये सब करना, ठीक है। अचानक से साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बेचना कहां से उसका काम आ गया? एजुकेशन रिसर्च पर्पस के लिए कहां से आ गया? साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स क्यों बेचेगा वो? ठीक है, क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेगा 20 लाख रुपीज टू साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस? ठीक है, कि ताकि वो एजुकेशन रिसर्च करे। ठीक है, इसका तो मेमोरेंडम में ये स्कोप ही नहीं आना चाहिए, बिकॉज काम क्या है? केमिकल मैन्युफैक्चर करना है, दूसरा कंपनी फॉर्म करके करो भैया। इसमें तुम्हारा स्कोप में क्या लिखा हुआ है? तुमको केमिकल मैन्युफैक्चर करना है, यहाँ पे तुम्हारा कुछ इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए कोई स्कोप गिरता ही नहीं है। तो सिंस तुम ऐसा काम किया है जो कि तुम्हारा मेमोरेंडम के खिलाफ है, दैट इज व्हाई इन दैट केस क्या होगा? ये चीज क्या हो जाएगा? इट विल बी termed as what? It will be termed as ultra wires to the company, ultra wires to the memorandum. Hence ये कंपनी, ये चीज क्या हो जाएगा? टोटली
एक्सेप्टेड ट्रांजैक्शन है, अल्ट्रा वायर्स है, डिक्लेयर टू बी वॉइड एप इनिशियो, ठीक है, वॉइड एप इनिशियो जब याद होगा, वैलिड वॉइड वाला पार्ट याद होगा आपको, तो वॉइड एप इनिशियो शुरू से ही खारिज है, ठीक है। और इसमें बहुत ब्यूटीफुल 2-3 दिन मेरे को आंसर भी बताया यहाँ पे, केस स्टडी है एशबरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिची वाला केस इसमें आ रहा है। बहुत अच्छा बात बताया कि कोई लोग आपको केस स्टडी के साथ में रेफर करके आंसर बताया, वेरी वेरी इंप्रेस्ड, ठीक है, चलेगा। देखो इसमें लिखा हुआ है an act is void and it has got no legal effect। हाँ जी बोलो तुषार। भैया मतलब एक बार ये समझाइए ना, केमिकल में तो साइंस में तो हर्ष केमिकल भी तो आएगा ही ना। ना पूछा क्या, देखो पूछा है केमिकल, देखो तुमको भावुक नहीं होना है, पूछा है क्या ये, देखो कहाँ लिखा हुआ है कि इसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए कंपनी खोला है क्या ये बताओ। और डायरेक्ट मैन्युफैक्चर ही करते हैं। समझ में आया, भावुक नहीं होना अपने को, ठीक है, ठीक है, समझ में आएगा ना। थोड़ा सा ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछता है कभी कभी। आओ चलो आओ नेक्स्ट ट्राई करो, तो तुम हर्ष ट्राई करो, चलो नहीं नहीं एक बार रुको, हम किसी और को पूछते हैं, रुको 17 जतिन को पूछो, जिसको पूछा नहीं उसको पूछते हैं। जतिन क्वेश्चन नंबर 17। चैट्स पे बाकी लोग आंसर दो। किसको किसको अल्ट्रा वायर्स वाला पॉइंट में किसी को दिक्कत हुआ है क्या? तब तो मैं हल्का हल्का अल्ट्रा वायर्स कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाला पार्ट हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। भैया हमको हुआ है? अच्छा मेरा स्क्रीन लैग बिहाइंड हो रहा है। अच्छा मेरा स्क्रीन एकदम स्टैटिक है अभी, क्वेश्चन नंबर 17 ही खुला हुआ है, तो बाद जब स्टैटिक हो जाए तो आंसर बता देना मेरे को, तब तक मैं हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलो ठीक है, 3 डॉक्ट्रिन्स है आपका, 3 डॉक्ट्रिन्स है जो कि अपन लास्ट क्लास पे रिवाइज किया था। वन था डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, इसमें क्या था, अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। अगर कोई भी कंपनी ऐसा कोई भी काम करता है क्योंकि कंपनी के मेमोरेंडम के खिलाफ है, ठीक है, कंपनी का मेमोरेंडम होता है जिसमें सारा का सारा ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ रहता है, ठीक है, इन दी ऑब्जेक्ट्स क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम को याद होगा, अलग अलग क्लॉजेस था, नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, उस तरीके से एक क्लॉज था ऑब्जेक्ट क्लॉज। अगर कंपनी का मेमोरेंडम है और कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि कंपनी ये ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट किया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाज इनकॉर्पोरेटेड फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स, अगर वो उसके बियॉन्ड कुछ भी काम करता है जो कि उसके ऑब्जेक्ट्स में नहीं है, जो उसके मेमोरेंडम में नहीं है, फिर भी वो कंपनी अगर कोई ऐसा काम करता है तो वो कंपनी जो है वो एक्ट को बोलेंगे अल्ट्रा वायर्स, यानी कि बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी। अल्ट्रा वायर्स का मतलब है बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी। और ये सारे ट्रांजैक्शन जो है शुरू से खारिज है, यानी कि सारे ट्रांजैक्शन वॉइड एब इनिशियो, ठीक है, यानी कि शुरू से ही ये ट्रांजैक्शन गलत है। लॉ जो है लीगली इन ट्रांजैक्शंस को लीगली रिकॉग्नाइज नहीं करता, यानी कि अगर आपने ऐसा कोई ट्रांजैक्शन किया कंपनी के साथ में क्योंकि कंपनी के अल्ट्रा वायर्स में है, तो उसके लिए कंपनी रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आप लॉ में कोर्ट में जाके आप कंपनी के खिलाफ केस भी नहीं कर सकते क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन शुरू से ही खारिज है। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। आपको देखना है क्या मेन चीज कि सर कंपनी के जो मेमोरेंडम है उसके कहीं खिलाफ तो नहीं है, अगर खिलाफ है तो ये क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा। नंबर 2 था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है। फर्स्ट था डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, सेकंड आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बताने की कोशिश कर रहा है सर? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये बताने की कोशिश कर रहा है, हम लोग पता है कि अगर कोई इंसान, अगर कोई थर्ड पार्टी या कोई आउटसाइडर अगर कंपनी के साथ में डील कर रहा है, अगर कोई आउटसाइडर कंपनी के साथ में डील कर रहा है तो ऐसा अज्यूम किया जाता है, इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से ये बोला है कि अगर कोई इंसान आउटसाइडर कंपनी के साथ में डील कर रहा है तो ये हम लोग अज्यूम करते हैं कि उसने सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना, जितने भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कंपनी का मेमोरेंडम, कंपनी का एओए,
प्रोस्पेक्टस वगैरह जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रॉपर्ली रीड किया है तभी उसके साथ में डील कर रहा है। मतलब कि ये डॉक्ट्रिन बनाया गया है कंपनी को बचाने के लिए, ठीक है, ये डॉक्ट्रिन बनाया गया है कंपनी को बचाने के लिए। कंपनी को बचाता कैसे है ये, कि मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि जो भी इंसान कंपनी से डील कर रहा है उसने उसका एमओए और एओए पढ़ा है। अगर किसी इंसान ने ऐसा कुछ काम किया जो कंपनी के डॉक्ट्रिन्स में नहीं था बट फिर भी उसके साथ में डील किया तो उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि ये डॉक्ट्रिन उसे बचा लेगा। कौन बचाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी को बचा लेगा, बोल के कि भैया आपकी गलती है, कंपनी का पब्लिक डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल था, आपने पढ़ा क्यों नहीं। ठीक है, तो ये बचाता है वो कंपनी को। ठीक है, ये किसको बचाता है, ये कंपनी को, ये कंपनी को बचाता है। ठीक है, कैसे कैसे बचाता है कि ऐसा मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि अगर कोई आउटसाइडर है तो कंपनी का महुआ और कंपनी का अव्वा, ठीक है, कंपनी का महुआ जी और कंपनी का अव्वा जी को पढ़े होंगे, पढ़े होंगे। ओ माय गॉड, इतना हिंदी काफी है आपको। ठीक है, एंड नंबर 3 इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में क्या है सर, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आता है आउटसाइडर को बचाने के लिए। अगर कंपनी का पब्लिक डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है उसको पढ़ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कौन, आउटसाइडर जो कंपनी के साथ में डील करने वाले हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कि वी शुड रीड, वी मस्ट हैव रेड द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल टू अस। बट कंपनी के इंटरनल मैटर्स के बारे में हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है, कंपनी जो इंटरनली कर रहा है उसके लिए हम लोग रेस्पॉन्सिबल नहीं है। यानी कि ये अजम्पशन है, ये मान लेंगे हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के हिसाब से कि कंपनी ने अपने इंटरनल प्रोसीडिंग्स जो इंटरनल चीजें हैं उसको प्रॉपर्ली कर रहे हैं, और हम ये मानेंगे कि कंपनी अपना इंटरनल चीजें सही से कर रहा है। तो जस्ट बिकॉज कंपनी को इंटरनली काम नहीं किया उसका बिल हमारे ऊपर नहीं फाड़ सकता वो लोग। डोमिनोज के पास में अगर चीज नहीं है और वो बोलेगा कि सर कस्टमर आपकी गलती है, आपने क्यों ऑर्डर किया, तो डोमिनोज को मैं बोलूंगा ये क्या बात हुआ भाई। ठीक है, आपका प्रॉब्लम, आपका इंटरनल इशू, मैंने आया, मैं आपको रुपया दिया, मैंने जमा किया, अब मेरे को पिज्जा चाहिए तो चाहिए। तो इंडोर मैनेजमेंट जो है ना ये आउटसाइडर को बचाता है। ठीक है, ये आउटसाइडर को बचाता है। ठीक है, क्योंकि कंपनी के जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है वो मेरा पढ़ना जरूरी है, बट कंपनी का जो इंटरनल मैटर्स है वो मेरे को जानना जरूरी नहीं है। ये बताता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। बट इंडोर मैनेजमेंट के कुछ है एक्सेप्शंस। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के कुछ है एक्सेप्शंस। नंबर 1 क्या है आपका एक्सेप्शन, किसी को पता है नंबर 1 एक्सेप्शन क्या है? नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। अगर आया भैया आप डायरेक्टर हो और आप ही से सारा डिसीजंस होता है और आप बोलोगे सर कंपनी का इंटरनल मैटर के बारे में हमको कैसे पता होगा, तो भैया तुमको ही तो पता रहना चाहिए, नहीं तो क्या हम लोग मनमोहन सिंह जी को पूछेंगे। तो यही पूछा, अगर कंपनी का डायरेक्टर है, अगर कंपनी के डायरेक्टर है और कंपनी की इरेगुलरिटी के बारे में जानते नहीं हो तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपको नहीं बचाएगा, बिकॉज यू शुड बी नोइंग अबाउट द इरेगुलरिटी। नंबर नेक्स्ट क्या था आपका, नेग्लिजेंस। ठीक है, अगर आपने नेग्लिजेंस किया, अगर आपकी बेवकूफी की वजह से आपका लॉस हुआ तो आप भैया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के नाम पे बिल मत फाड़िए, आपकी गलती है, आप ही भुगतो। एंड लास्ट ऑफ द क्लासिकल केस जो कि लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो था हमारा केस में फॉर्जरी। ये एग्जाम के लिए मान लो एग्जाम में आएगा, ठीक है, लिख दो एग्जाम में, नवंबर आ रहा है। ठीक है, फॉर्जरी, फॉर्जरी होने के बाद में आपके साथ बुरा होने के बाद भी जो फॉर्ज्ड चीज है, जो नकली चीज है, उसको असली डिक्लेयर नहीं कर सकते हम लोग भैया। इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट चाहे आपके साथ लॉस हुआ हो बट आप कंपनी के खिलाफ फॉर्जरी के केस में केस नहीं कर सकते, ये चीज बोला गया है। ठीक है, चलो जी चलो, रिवीजन भी हो गया, बढ़िया बढ़िया। आओ क्वेश्चन नंबर 17, जतिन हुआ आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, बाकी लोग चैट्स में ओके ओके ठीक है, जतिन का बिल्कुल करेक्ट है, वॉइड एप इनिशियो बोल रहा है, अल्ट्रा वायर्स था। ठीक है,
आंसर सीम्स करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो आंसर बिल्कुल सही है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए अपन आगे बढ़ते हैं, इसको डिस्कस नहीं करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा नया है, उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 तो आंसर करेंगे सिमरन जी। सिमरन तुम्हारा नेटवर्क का काफी इशू रहता है क्या? हाँ भैया, मतलब मेरा वो वाईफाई में भी प्रॉब्लम है। दिखा दो थोड़ा सा, बहुत लॉस हो रहा है तुम्हारा, है ना, थोड़ा इसको प्रायोरिटी में करवा दो हाँ ठीक। भैया, मतलब बीच बीच में कट के आता है, फिर बार बार वो मीटिंग से निकल निकल वाईफाई जाता है। वाईफाई कटने के चक्कर में अपना नहीं कटता है, इसलिए बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए और नेटवर्क को थोड़ा ठीक कर दिए, ठीक है ना, कल थोड़ा प्रायोरिटी में लेके इसको ठीक कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, चलो बाकी लोग चैट्स में सिमरन उसमें अनम्यूट करके। अग्रीव्ड का मतलब है जिसके साथ पे बुरा हुआ है। अग्रीव्ड के क्या मतलब जिसके साथ पे लॉस हुआ है, जिसको लॉस हुआ है, जिसके साथ में बुरा हुआ है उसको बोलते हैं अग्रीव्ड पार्टी। हाँ, ऐसे तो मैंने आपको वॉइडेबल वाला में बताया था, वन पार्टी कंसिडर टू बी वैलिड, अदर जो एग्रीव्ड पार्टी जिसके साथ में बुरा हुआ है वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, तो भी है एग्रीव्ड वर्ड इसलिए बता दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो होता है, जैसे क्या होता है कि एक होता है एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, एग्जाम में नहीं चाहिए आपको, सुन लो। एक होता है एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम, जो हर साल एक बार होता है, जैसे कल रिलायंस का एजीएम था अगर आपको पता होगा तो, ठीक है, तो एजीएम रहता है हर साल। एक होता है बोर्ड मीटिंग, जहां पे बोर्ड्स वगैरह जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, वो लोग आपस में डिसीजन लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है, अगर एजीएम होने में टाइम है और शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए, तो कभी कभी स्पेशल मीटिंग्स शेयर होल्डर्स के लिए बुलाया जाता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, ये क्या है, एजीएम नहीं है, ये मेंबर्स लोग के लिए है, शेयर होल्डर्स के लिए है, बट ये स्पेशली मंगवाया जाता है, ऐसा कोई पूरा साल में एक बार होना जरूरी नहीं है, ठीक है। दो तीन टर्म यहाँ लिखा हुआ था जो कि आपको शायद दिक्कत हो रहा होगा समझने में, इसलिए मैंने बता दिया आप लोग को। एक जन का आंसर आया है वॉइडेबल बोल के, लेट्स सी आंसर क्या है, मेरे को भी नहीं पता, मेरे को भी क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा। भैया एक बार क्वेश्चन समझाइए ना, समझ में नहीं आया क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज कर रहा है कंपनी को, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लॉज जो एमओए है कंपनी का, वो ऑथराइज कर रहा है कंपनी को कि आप जो है ट्रेडिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कर सकते हो, ठीक है, मतलब कि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बेच सकते हो। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज रिसेंटली कंक्लूडेड बोर्ड मीटिंग डिसाइडेड एंड अकॉर्डिंगली, मतलब जो अभी बोर्ड मीटिंग हुआ उसमें डिसाइड किया गया था, ठीक है, कि कंपनी जो है ऑर्डर्ड फॉर फिश फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, कंपनी अब जो है फिश में ट्रेडिंग करेगा। एफएसएच लिमिटेड सप्लाइड फिश टू एबीसी प्राइवेट लिमिटेड वर्थ ₹36 लाख। पहले क्या था, एबीसी लिमिटेड जो था, एबीसी लिमिटेड वो फ्रूट्स वगैरह में डील कर रहा था, बाकी उसके डायरेक्टर्स जो डायरेक्ट एक बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किए कि अब हम लोग फ्रूट्स के साथ साथ में फिश भी डील करेंगे, और एक दूसरा कंपनी एफएसएच लिमिटेड बोल के उसने फिश सप्लाई कर दिया 36 लाख का। द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कन्वीन्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल किया एंड नेगेटेड द प्रपोजल ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ अल्ट्रावायलेंस। एक ईजीएम आया और उस जनरल मीटिंग में डिसाइड हुआ कि जो बोर्ड ने डिसाइड किया ना फिश वाला चीज को लेके, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये मेमोरेंडम के खिलाफ है, ठीक है, क्योंकि मेमोरेंडम में लिखा हुआ नहीं है, तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते, इसलिए मना कर दिया। एफएसएच लिमिटेड बीइंग अप्रूव्ड ऑफ द सेड डिसीजन ऑफ एबीसी लिमिटेड सीक्स योर एडवाइस। एफएसएच बोला सर ऐसा हुआ, एबीसी के आपस में लड़ाई हो रहा है, बोर्ड डिसाइड करता है हम लोग फिश बेचेंगे, मेंबर्स बोलते हैं वो लोग नहीं बेचेंगे क्योंकि मेमोरेंडम के खिलाफ है, मेरी क्या गलती है, मैंने तो देखो वो लोग बोर्ड का बात सुन के मैं तो उन्हें पैसे, मैंने तो उसे फिश ट्रांसफर कर दी 36 लाख के, ठीक है, मेरी क्या गलती है, तो वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो एज अ लीगल पर्सन आप मेरे को बताओ कि एफएसएच जो एग्रीव्ड है, जिसके साथ बुरा हुआ, उसको क्या एडवाइस करोगे आप, बताइए, क्या एडवाइस करोगे। तो आंसर है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के तहत इंटरनल मैटर्स के बारे में कैसे जान सकता है, मुस्कान बता रहे हैं। वॉइड हो जाएगा भैया, डायरेक्टर बता रहा है, ठीक है, तुषार बोल रहा है वॉइडेबल, डायरेक्टर को लायबल पाएगा, ठीक है, इतना ही आंसर आया मेरे पास, बताओ।
बाकी किसी को आंसर देना, इमोशनल मत हो, लॉ को देखते हुए आंसर करो। इमोशनल हो गया तो आंसर सही आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, किसी पे बुरा हुआ तो आपको इसको जस्टिस दिलाना पड़ेगा। ठीक है, पहला देखो अल्ट्रा वायर्स का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है सर, अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हो ना जो कि अल्ट्रा वायर्स है, देखिए देखो आपका मेमोरेंडम में क्या लिखा हुआ था, आपके मेमोरेंडम में क्या लिखा हुआ था, किस चीज पे डील कर सकते हो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है ना आपका, ठीक है कि आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे डील कर सकते हो। ठीक है बट आपने किया किस पे, आपने किया किस पे, फिश पे। आप मुझे बताओ जो मेमोरेंडम में लिखा हुआ है क्या आप उसको ऑल्टर कर सकते हो क्या? जनरल मीटिंग में ही चेंज नहीं हो सकता, वो नॉर्मल कोई शेयर होल्डर्स का मीटिंग में चेंज नहीं हो सकता है, तो ये लोग तो बोर्ड मीटिंग में चेंज कर दिया, पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पहला बोर्ड मीटिंग ही गलत है। ठीक है फिश में लोग डील ही नहीं कर सकता बिकॉज मेमोरेंडम के खिलाफ है। अब आप मुझे बताओ एफएसएच लिमिटेड के साथ तो बुरा हुआ, बट आप मुझे बताओ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के तहत एफएसएच लिमिटेड को डॉक्यूमेंट जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए बिफोर डीलिंग? पढ़ना चाहिए। उसने बिना पढ़े जस्ट बिकॉज बोर्ड मीटिंग हुआ है, उसने जस्ट बिकॉज बोर्ड मीटिंग हुआ फिश सप्लाई कर दिया। अरे भैया जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है एमओए एओए उसको तो पढ़ो। तो अगर आपने नहीं पढ़ा गलती आपकी है, एफएसएच लिमिटेड हैज टू बियर द कॉस्ट बिकॉज वो सारे ट्रांजैक्शंस जो पहले से वॉइड है, तो ये जो फिश दिया ना उसके लिए कोई लाइबिलिटी नहीं है कंपनी का। अभी एफएसएच चाहे तो डायरेक्टर्स को पर्सनली बात करके जाए, उससे मतलब नहीं है, अपने यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड बात करेंगे, तो कंपनी जो है उसको कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस लगा है। ठीक है इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगा है आपका। ठीक है अल्ट्रा वायर्स वाला पॉइंट आया और डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये दोनों को पॉइंट आया है इसमें। ठीक है the impact of doctrine of ultra wires can neither be sued or ultra wire transaction cannot be sued upon। अगर अल्ट्रा वायर्स हुआ है तो ना आप इसमें केस कर सकता है ना केस कर पाएगा। देखो the memorandum is a public document and it is open for public inspection, therefore when one person deals one is deemed to know about the powers of the company। मतलब ये क्या हो गया, ये वाला पॉइंट क्या बताने की कोशिश कर रहा है, कौन सा डॉक्ट्रिन है बताओ तुमको, ये वाला जो पॉइंट्स है ये कौन सा डॉक्ट्रिन है, ये वाला, ये 3 लाइन जो लिखा हुआ है सिंस वाला पॉइंट, ये कौन सा डॉक्ट्रिन है? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये वाला पॉइंट दिया हुआ आपका। ठीक है तो क्वेश्चन ध्यान है ना। चलो सिमरन आई गिव यू अनदर अपॉर्चुनिटी, क्वेश्चन नंबर 19। इजी है, सच में इजी है। क्वेश्चन नंबर 19 सेक्शन नंबर बताओ मेरे को, सेक्शन नंबर बताना मेरे को, और क्या है ये बता दो, खाली इतना बता दो हमको आंसर समझ में आ गया, तुमको याद है या नहीं। ये चलो ये सबके लिए ओपन रहता है, क्वेश्चन नंबर 19 इज ओपन टू ऑल। चलो बताओ चैट पे बताओ, जल्दी बताओ। वेरी गुड धनश्री, गलत है। मुस्कान करेक्ट, गरिमा करेक्ट, वेरी गुड। खाली कीवर्ड देखता है, क्वेश्चन पढ़ता नहीं है बेचारा। धनश्री वापस क्वेश्चन पढ़ो। शिवम वेरी गुड। पूछा किसको था? सिमरन को ना। सिमरन जी आंसर बताइए, तो इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। हाँ सिमरन, आवाज आ रहा है सिमरन को? हाँ भैया, आंसर भैया समझ में नहीं आया। क्वेश्चन में सबने पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है? सिमरन पढ़ाई नहीं हो रहा तुम्हारा, रिवाइज नहीं किया तुम, क्या बात है? वेरी गुड सिमरन, शिवम करेक्ट है। सिमरन रीड करो मेरे सामने क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है? यस वेरी गुड मुस्कान, क्वेश्चन तो रीड करो मेरे सामने, क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन रीड कर लिया तो। अरे रोड से रीड करो, मेरे सामने रीड करो। The articles of association of a limited company provided that X shall be the law officer of the company and he shall not be removed except on the ground of proved misconduct. The company removed him even though
he was not guilty of misconduct, decide whether his company's action is valid. ये कंपनी जो है किसी एक जन को हायर किया, लॉयर को, और बोला कि मैं तुझे नहीं हटाऊंगा, अगर तूने कुछ गड़बड़ नहीं किया तब तक मैं तुझे नहीं हटाऊंगा, तू ही इस कंपनी का लॉ ऑफिसर रहेगा। फिर भी हटा दिया। कंपनी ने गलत किया या सही किया? मेरे को तो पहले ये बताओ आप। गलत इमन, किया। गलत किया ना यार, ऐसे हाँ थोड़ी ना होता है या नहीं? हाँ बट भूल गया तुम। आप मुझे बताओ यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है क्या कि लॉ ऑफिसर ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया इसके साथ में, कंपनी के साथ में? ऐसा लिखा है? लिखा है नहीं क्या? नहीं लॉ ऑफिसर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं है। सर वो बोलेगा, लॉ ऑफिसर बोलेगा सर सेक्शन 10 सर, सेक्शन 10, सेक्शन 10 कुछ याद नहीं आ रहा है। बाइंडिंग फोर्स ऑफ द आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम, कि सर मेमोरेंडम में जो लिखा हुआ है, आर्टिकल्स में जो लिखा हुआ है, वो एज इफ ऐसे है कि हम और आप साथ में एक ही टेबल में बैठ के आपस में साइन करके कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। बोलो सिमरन, सही बनाया नहीं? ये बात सही बात बताया नहीं बताया? तो कंपनी बोला सुनो सुनो इधर, लॉ ठीक से पढ़ा नहीं था क्या? वो मेरा और मेंबर के बीच में होता है कि मेंबर और कंपनी के केस में जो बाइंडिंग फोर्स होता है कि मेमोरेंडम में जो लिखा हुआ है उसका एज इफ ऐसा मतलब होता है कि भैया आप बैठ के साइन किए हो, वो मेंबर्स और कंपनी के बीच में होता है, थर्ड पार्टी और कंपनी के बीच में नहीं होता है। लॉ ऑफिसर क्या था? लॉ ऑफिसर क्या था? उसका एक थर्ड पार्टी था। लॉ ऑफिसर क्या था? एक थर्ड पार्टी था। ठीक है, आप पेज नंबर आओ, पेज नंबर को बताएगा कि हमको, और एक केस स्टडी भी था इस पे, केस स्टडी भी था। एंट्रेंचमेंट के नीचे था, एंट्रेंचमेंट जो है ना, एंट्रेंचमेंट, सिमरन एंट्रेंचमेंट याद है? प्रोविजंस ऑफ एंट्रेंचमेंट के नीचे वाला हाँ में भैया। लिखा सेक्शन 10, पढ़ो उसको एक बार। ठीक है, हाँ रिवाइज करके बताएगा तुम नेक्स्ट क्लास में हमको। हाँ ठीक है भैया। तो डांट पड़ेगा ना, बहुत खतरनाक है, तुमको पता नहीं है? क्या मजाक कर रहे हो भैया? ऐ चाहता नहीं, अभी हम लुक भी एकदम खतरनाक रखते हंसे हैं, इस बात पे आप। हम बहुत खतरनाक है, सब डरता है हमसे, ऐसे कांपता है शरीर मेरे सामने। बहुत ज्यादा, एकदम अब भी डर लगने लग गया बात सुन के। खुशी के आंसू। क्वेश्चन नंबर 20 बताओ धनश्री। ये तुम्हारा एज जिस पे तुम्हारा शादी हो जाएगा, करो बताओ। बताओ बताओ धनश्री मित्तल, धनश्री भंसाली, बताइए। अरे यार, अरे ये वाला तो इजी वो है। कंपनी को प्रोटेक्ट करता है ना। टेक सम अभी वाटर, समझा मिनट फॉर पूरा आपसे। टेक सम वाटर एंड जस्ट ड्रिंक। डाई। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टर नोटिस, सीईओ कंपनी, इंडोर मैनेजमेंट, आउटसाइडर। याद रखता नहीं है बेशरम लोग, तुम लोग इतना अच्छे से करवाता है फिर भी तो याद अभी नहीं आपके रहता। सामने समझा। समझा गया, क्लास में पढ़ाया था, अभी रिवाइज करा है बेशरम। कंस्ट्रक्टिव का सीईओ, सीईओ स्टैंड फॉर कंपनी, हाँ तो लास्ट क्लास नहीं समझ इंडोर आया। क्या है? आउटसाइडर। चलो आओ, अब आंसर बताओ। वेरी बेशरम। बाकी लोग चैट पे आंसर बताओ, चलो बाकी लोग ही ठीक है। गरिमा से इम्प्रेस हुआ, अच्छा हाँ हाँ, अच्छा आंसर प्रोटेक्ट दिया। करता है, हाँ हाँ ठीक है। क्या प्रोटेक्ट करता है? प्रोटेक्ट करता है क्योंकि मतलब नहीं, बाहर वाले लोग को थोड़ी पता चलता है कि अंदर क्या, मतलब अंदर का कुछ भी, कंपनी के अंदर का बात। इंटरनल प्रोसीडिंग्स के उसके लिए बारे में कंपनी बात। लायबल, कंपनी लायबल होता है। और सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, एक्सेप्शंस। वेरी गुड मुस्कान। तो मिनट पहले बताता बेशरम को याद तो रहता नहीं है। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी अगर तुमको है तो ये एक्सेप्शन हो गया। नेग्लिजेंस अगर है, ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर्जरी। इस एग्जाम में मार्क करा दिया, बोला एग्जाम में आएगा, फिर भी ध्यान नहीं दिया बेशरम। हाइट्स ऑफ बेशरमी। क्वेश्चन नंबर 21, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टर नोटिस, ठीक है, एनी एक्सेप्शंस इसमें है क्या? ये वाला पार्ट, चलो आगे बढ़ता है अपन। हाँ, तुसरू सिंह बताओ, क्वेश्चन नंबर 22, 22 तुसरू। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 22 जो है एग्जाम के लिए लिख लेना आप लोग, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कथा के पास में बुक है ना? क्वेश्चन नंबर हाँ 22 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
और जो लोग बुक देगा क्वेश्चन नंबर 22 मार्क कर लेना। सेम ही क्वेश्चन है एकदम, अगर याद होगा तो किसी को, तो चैट में फटाफट आंसर बताइए दो हमको इसका। बहुत टाइम लगाया तुम लोग आंसर बताने में भाई, हमको तो लगा था तर आंसर आएगा तुम लोग का इस वाला का। व्हाट हैपेंड? एग्जैक्ट पार्ट बताओ मुस्कान हमको, कौन सा पार्ट बताया ये? डायरेक्ट तो बता सकता है कौन सा क्वेश्चन है ये। ओके ठीक है, आंसर करेक्ट है, पर मेरे को बताओ आप लोग कि कौन सा चीज रेफर कर रहा है ये चीज। मुस्कान का भी सेम, हर्ष का भी सेम, हमको बताओ क्या रेफर कर रहा है, कौन सा प्रोविजन रेफर कर रहा है ये वाला। ये एक्सेप्शंस तो नेग्लिजेंस हो गया। फॉर्जरी। हाँ सॉरी फॉर्जरी। ठीक है, फॉर्जरी वाला पार्ट हो गया। ठीक है, यही वाला एग्जाम में तो बोला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में डाल दो। एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का थर्ड पॉइंट, फॉर्जरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 को प्लीज स्टार मार्क कर दो। अगर किसी का लास्ट पार्ट रिवाइज नहीं किया हुआ रिवाइज कर लो एक बार अच्छे से, और जो नहीं किया वो बेशरम तो है ही। आओ क्वेश्चन नंबर 23। नेग्लिजेंस का क्या होगा मतलब? बोलो बोलो। बोला फॉर्ज, था कि अगर देखो 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 क्या वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो मार्क किया हम, क्या वर्ड लिखा हुआ है देखो, पीडीएफ पे मार्क किया है, क्या लिखा हुआ है? फॉर्ज्ड बाय हिम। फॉर्ज्ड वर्ड। लेकिन अगर हम वो अगर अकाउंटेंट वाला एग्जांपल याद है, अकाउंटेंट के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, डायरेक्टर अपने हाँ अकाउंट में पैसा मंगवा लिया, ऐसा कुछ वर्ड अगर आप सुनोगे ना अपने अकाउंट में, मतलब बहुत ऑब्वियस, अरे ये तो होना ही चाहिए था, ऐसा कोई क्वेश्चन आया ना यार, ये तो ये क्या कर रहे हैं लोग, गड़बड़ कर रहा है, ये हो गया नेग्लिजेंस। समझ में आया? ये कुछ ठीक है। एकदम एपरेंटली दिख रहा है आपको कि ये गलत है, फिर भी वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, एपरेंट का मतलब होता है ऑन द फेस, मतलब सामने सामने दिख रहा है आपको कि ये झूठ बोल रहा है कोई इंसान, वो वाला चीज होता है। ठीक है, एपरेंट ऑन द फेस। आओ क्वेश्चन नंबर 23, प्रथा बताओ आंसर। कितना क्वेश्चन और को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, खत्म ही होने वाला है, 3 क्वेश्चन और है बस, उसमें से एक डिफरेंस है तो वो ऐसे ही नहीं कराएगा। 23 आंसर देख के मत बताना हाँ हमको, हम बहुत शातिर है, समझ जाता, शातिर होता है, शातिर होता है। मुस्कान बताएगा 25। ठीक है, और ऐसा कोई है जिसको हम पूछा नहीं आज आंसर? होना तो नहीं चाहिए। 23 प्रथा, जल्दी बताओ यार, और बाकी लोग चैट में बताओ। वेरी गुड। वाह, क्या आंसर लिखा, नहीं कर सकता, क्यों? हाँ सिमरन वेरी गुड, मुझको थोड़ा सा गलत कर दिया तुम। गलत है क्या? निशाना गलत जगह मार दिया भैया। केस रेफर कर रहा है टुवर्ड्स डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। एक इंसान ने अगर एक कंपनी को लोन दिया है, ठीक है, और ये रूल है
कि कंपनी को जब भी कोई भी लोन वगैरह लेना हो, ठीक है, तो उसको एक रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। अब रेजोल्यूशन पास कराया या नहीं कराया, वेरी गुड तुषार, ठीक है, कराया नहीं कराया वो किसी थर्ड पार्टी को कैसे पता होगा, कि वो तो इसका इंटरनल मैटर है, ठीक है। अब रेजोल्यूशन पास कराया नहीं कराया कोई कंपनी, वो तो उसको थर्ड मेंबर है, सॉरी थर्ड इंटरनल मैटर है, तो इसीलिए उसके लिए एक्स क्यों लायबल होगा। एक्स भैया ये देखा कि उसके आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, बोला हाँ, मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, बोला हाँ, ठीक है, आर्टिकल्स में ये स्पेसिफिकली लिख दिया लोग, बोर्ड को ऑथराइज कराना पड़ेगा शेयर होल्डर से, ठीक है। बट ये तो उसको जानना जरूरी नहीं कि शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दिया या नहीं दिया, क्योंकि हम लोग ये मानेंगे, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलता है कि किसी भी आउटसाइडर ये मानेगा कि भैया जो कंपनी के इंटरनल मैटर्स है वो प्रॉपर्ली चल रहे होंगे, ठीक है। तो इस केस पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इसको बचा लेगा मिस्टर एक्स को, और एक्स जो है रिकवर कर सकता है, नहीं कर सकता है तीसरा। तो ये सही बोला ना। ठीक है, इसमें एंट्रेंचमेंट नहीं आएगा, ठीक है। सिमरन करेक्ट बोला, धनश्री गलत बोला, नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी समझ में आ गया ना ये वाला पार्ट? हाँ भैया। ओके, 22 और 23 सेम क्वेश्चन है क्या? ओहो, 22 और 23 सेम है। 24 आप लोग को इजी लगेगा क्योंकि गारंटी कंपनी पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन। अरे मुस्कान के लिए क्वेश्चन ही नहीं बचा। 26 ही बता दो चलो। ओपीसी में ओपीसी बता सकता है क्या है? एंड कैन इट बी One- कन्वर्टेड इनटू अ नॉन प्रॉफिट कंपनी अंडर सेक्शन 8 और अ प्राइवेट कंपनी? सेकंड पार्ट मेरे लिए रेलेवेंट है ये वाला। ये प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो या फिर एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 लाख से ज्यादा हो विद इन 6 मंथ्स में कन्वर्ट, सॉरी 2 करोड़ विद इन 6 मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जनरली वॉलंटरीली नहीं कर सकता है, जनरली ऐसा लिखना, देखो पहले वॉलंटरीली वाला पार्ट देखो, वॉलंटरीली आप 2 साल तक कोई भी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। बट एक्सेप्शन क्या है इसका? 50 लाख और 2 करोड़ वाला पार्ट, ठीक है। पहले वो बताओ जो जनरल रूल है, ठीक है, कि जनरली आप कन्वर्ट नहीं सकता है, बट ये एक्सेप्शन है, तो आपको 6 महीने के अंदर कन्वर्ट करना अपने आप को पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये देखो प्रायर और अगर, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया आपका। और सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट कर सकता है? अगर वो कंपनी वेलफेयर और चैरिटी प्रमोट करता है तो सेक्शन 8 कंपनी में वो फॉर्म कर सकता है। अगर वो प्रॉफिट को प्रमोट कर सकता है और करेक्ट है। अगर आपका पर्पस जो 3 क्राइटेरिया है ना, अगर आप ये डिसाइड करो कि आप चैरिटेबल पर्पस के लिए ओपन करोगे, नंबर 2 आप जो भी प्रॉफिट्स है उसी के लिए यूज करोगे, नंबर 3 कोई भी डिविडेंड अगर आपसे नहीं पाटोगे तो वो आप अपने आप को सेक्शन 8 कंपनी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। विद दैट योर क्या 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 बोला, आवाज कट गया। प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने के डायरेक्टर दो होना पड़ेगा ना। तो तुमको वही 6 में प्राइवेट कंपनी में तुमको जो 6 महीना टाइम दे रहा है ना, वो 6 बोला ना कि तुम अगर 50 लाख क्रॉस करते 2 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस कर दिया, तुमको जो 6 महीना दे रहा है ना कि तुम कन्वर्ट करो, तो यही तुम्हारा काम है कि तुम एक और मेंबर को हायर करो, एक और डायरेक्टर को लो, ये सभी तुम्हारा काम है। तो वो अपने आप को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तुमको 2 सबसेक्शन 68 का सारा क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा, इसलिए 6 महीना तुमको दे रहा है, ठीक है। देखो वी हैव डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन बैंक, ठीक है। अब हमको ऐसा लगता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ एग्जाम, और बहुत सारे इसमें से एग्जाम का क्वेश्चंस है, ऑलमोस्ट 60 से 70% एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है, तो अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ भी रहा होगा कि चलो ठीक है सब आता है हमको आंसर्स, ठीक है। कुछ लोग बदमाशी कर रहे हैं अलग बात है, बट ऐसे जनरल लोग को आता है, ठीक है। चलो विद दैट आवर कंपनीज एक्ट का पूरा पोर्शन, ठीक है, इज ओवर, ठीक है। वी आर थ्रू विद कंपनीज एक्ट। समझ में आ गया? किसी को कोई स्पेसिफिक डाउट है तो बताओ कंपनीज एक्ट में, कोई भी डाउट? कंपनीज एक्ट में कोई भी डाउट? क्लियर है? कॉन्फिडेंस आ रहा है अब? ऐसे तुम लोग आंसर बोल सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोग जब लिखेगा तुम लिखेगा कैसे, वर्ड्स टू वर्ड्स तो नहीं लिख पाएगा। नहीं लिखना है, मेन वर्ड, जैसे अभी क्वेश्चन बैंक देगा ना तुमको हम, तो उस पर हर चीज याद नहीं करना, वो जो बोल्ड किया हुआ है ना मेनली, वो सब पार्ट को ध्यान में रखना है। कुछ कुछ चीज आना चाहिए तुम्हारे लैंग्वेज में, उसके अलावा नीचे से सेक्शन 8 है तो तुम्हारा सेक्शन 8 का कुछ कुछ पार्ट तुमको याद है ना,
फिर जैसे केस स्टडीज है उसमें कुछ कुछ मेन जो हेल्ड दैट लिखा है ना कोर्ट के जजमेंट्स वगैरह, उसको थोड़ा सा रीड करो। पूरा तो याद करना पॉसिबल ही नहीं है, इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे करोगे? अपने वर्ड्स में भी लिखो और कुछ कुछ लाइंस को दिमाग में रख के रखो, जो बोल्ड किया हुआ है, जो लगता है कि हाँ ये एग्जाम में आना चाहिए, उसको हाईलाइट करके रखो। पूरे पूरे पैराग्राफ्स आप केस को, पूरे केसेस को याद मत रखो। सैलोमन में कितना क्या रुपया हुआ था, क्या हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है। हेल्ड दैट क्या लिखा हुआ है, क्या कोर्ट ने डिसाइड किया, जो केसेस का पार्ट बता रहा है, क्योंकि केसेस याद करने में डिफिकल्ट होता है। बाकी तो लैंग्वेज बहुत सारा याद हो गया है। यूनिट 2 दिमाग में सेट हो गया होगा अभी तक आप लोग का। यूनिट 1 ऑलमोस्ट सेट हो गया होगा आपके दिमाग में। यूनिट 3 में क्या हो, केसेस जो है उसमें हल्का सा इशू आया होगा आपको। सॉरी, सेक्शन यूनिट 3 में भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, इनकॉर्पोरेशन, उसमें तो ऐसा कुछ दिमाग लगाने नहीं है। जो आपका यूनिट 1 में जो केसेस वगैरह है उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना। उसमें हेल्ड दैट वाला जो पार्ट है ना, मेन पॉइंट, हिंशॉ वाला में क्या हुआ था कि सर अगर आप ऐसा कोई कंपनी फॉर्म करते हो फॉर द पर्पस ऑफ इवेडिंग टैक्सेस और टू अवॉइड शोइंग द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट यू हैव अर्न्ड, इन दैट केस कोर्ट जो है डिसरिगार्ड करेगा कॉर्पोरेट विल को एंड मेंबर्स जो है पर्सनली लायबल होगा। ठीक है, कंपनी से क्या होगा, कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर देगा टू चेक whether the company is doing or the members are doing। इतना लैंग्वेज याद कर लिया, बाकी तो क्या, फैक्ट्स द केस जो आपको मैंने फॉर्मेट दिया उस हिसाब से करो, हो गया। आपको मेन कंटेंट याद करने में दिक्कत होगा ही नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, गारंटी है मेरा। एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, सेट हो जाएगा दिमाग में। ठीक है, मेन इश्यूज होता है केस स्टडी में, और केस स्टडी का ट्रिक मैंने आपको दे दिया है। जो भी केस स्टडी है उसको मेरा फॉर्मेट में फिट करने की कोशिश करो आप लोग। ठीक है, हाथ से लेने की कोशिश करो, अपने आप लैंग्वेज आ जाएगा। इट्स अ न्यू लैंग्वेज फॉर यू ऑल। तो ऐसा नहीं है कि दैट आप जितना कंफर्टेबली सोचोगे आप आ जाएगा। और कोशिश करो कि हल्का हल्का लैंग्वेज करने का, क्योंकि आज क्या पता सीए फाउंडेशन में उतना लेवल चेक नहीं करेगा, आईपीसीसीआई फाइनल में चेक करेगा। हो सकता है कि आप बेसिक लैंग्वेज लिखकर भी पास हो जाओ, बट यू टर्निंग आउट टू योरसेल्फ टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आप अगर नॉर्मली बोलोगे और बाकी भी नॉर्मली बोलेगा तो फिर आप में और उसमें डिफरेंस क्या है? आज डॉक्टर्स को हम लोग रेस्पेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो बोलता है हमको समझ में नहीं आता भैया, कुछ तो बोला समझ नहीं है, और लोगों को याद करना पड़ता है ना वो सब वर्ड्स को, चाहे टफ भी हो। तो सिमिलरली लॉ जो है, जितना लैंग्वेज आप पढ़ोगे, जितना आप रिकॉल करोगे, जितना आप लिखोगे, उतना ऑटोमेटिकली लैंग्वेज आता रहेगा। एंड प्लीज डोंट गो फॉर डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, उतना एग्जाम में नहीं पूछता डायरेक्ट क्वेश्चंस, बहुत कम पूछता है। केस स्टडी वाला चीज पूछो, अपने आप को क्वेश्चंस पूछो कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, सेक्शन 10 कब एप्लीकेबल था, एंट्रेंसमेंट कब एप्लीकेबल था, डॉक्ट्रिन ऑफ विंडो मैनेजमेंट कब एप्लीकेबल हो रहा है, कंसल्टेंट नोटिस में क्या हुआ। जब आपको केसेस बता रहा हूं ना, स्टोरीज जो बता देता हूं, वो स्टोरीज आपके एग्जाम में बैठेगा। ठीक ना, जितना स्टोरीज में आपको बताना ना आपकी, ऐसे हुआ था, ये हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, आपके एग्जाम में वैसे ही केस स्टडीज बन के आता है। तो आपको ये स्टोरीज जो है इसको क्रिएट करता रहना, जो मैंने बोला आपको वो आपको रिवर्ब करना पड़ेगा बार बार, तब आएगा। और ये नया लैंग्वेज है, तो ऐसा नहीं है कि आप 5 दिन में पूरा वो हो जाएगा, एकदम एक्सपर्ट हो जाएगा। इट विल टेक टाइम, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। जैसे चैप्टर नंबर जब आपने यूनिट 1 किया था तो एक अलग फीलिंग हो रहा होगा आपको। जब आप चैप्टर खत्म कर रहे हो तो बहुत कॉन्फिडेंस है कि भाई कंटेंट पूरा दिमाग में सेट हो गया, तो लैंग्वेज पे वर्क करना है। डे 1 से डे 7 या जो भी है अपना, डे 8 शायद आज, कितना इंप्रूवमेंट आपके अंदर आया या नहीं आया? 8 डेज में इंप्रूवमेंट आया है ना आपका, 8 क्लासेस में, सॉरी 8 क्लासेस में आपका इंप्रूवमेंट आया है ना। तो आगे जाके धीरे धीरे जब और लैंग्वेज पढ़ोगे और आता रहेगा। ठीक है, और रिकॉल करता रहो, रिवाइज करता रहो, तब देखना ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, इट्स लाइक अ स्लो प्रोसेस, बट डोंट गिव अप। एंड प्लीज लॉ को रोज पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो चाहे, बट रोज पढ़ो, नहीं तो भूलोगे ही भूलोगे, फिर बाद में रहोगे बैठ के। रोज आधा घंटा ही सही, एक बार घुमा लो देखने के लिए कि क्या क्या था, बहुत फायदा होगा, सिर्फ हाफ एन आवर। और लगता है कि नहीं मेरा थोड़ा बाकी है, कुछ कुछ टॉपिक बाकी, तब अपना 1 घंटा इन्वेस्ट करो, जो तुम्हारा जो प्लान है उस हिसाब से, बट एटलीस्ट गिव इट हाफ एन आवर, नॉट मच, हाफ एन आवर। बाकी सब्जेक्ट भी करना है आपको। ठीक है, ये बोलो। Eco तो would be done 90% in the class itself, so that will not be an issue. लॉ क्योंकि थियोरेटिकल है तो आपको थोड़ा अपने ऊपर लैंग्वेज पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका खत्म हो गया।